स्टार्ट। रिकॉर्डिंग के ये वाला बटन आता है नीले के बराबर वाला। रिकॉर्डिंग वहाँ पे रिकॉर्ड लिखा है, उस पर क्लिक कर देंगे, नंबरिंग चालू होगी तो मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है सर। अब आप पूछ लो, आवाज वगैरह आ रही है? हेलो, आवाज मिल रही है आप लोगों को? नमस्कार जी सर, मिल लिया बात सर। हाँ मिल रही सर। जी, नमस्कार नमस्कार। इसे जूम कर लूँ अपने अच्छे। अभी बड़ी कर दूं? हाँ, बड़ी है। अच्छा बताओ, और जूम हो जाएगी। ये गई, ये जूम हो गई। इसे और जूम करोगे ना तो ऊपर नीचे इससे होगी, तो ये बटन दबा के इसको। नहीं नहीं, तो बस इतना बहुत। सारी ना आवाज वगैरह सब। टाइम हो गया। टाइम हो गया 11 बजे पूरे। ये देख लो कितने लोग जुड़े हैं इसमें ना, ये आदमी सा बंदा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया कितने लोग जुड़े हैं। अभी 35 लोग जुड़े हैं, अभी कम लोग जुड़े हैं। तब तक आप थोड़ी ऐसी पृष्ठभूमि बना लो। 2-1 मिनट में सब मिल जाए। पानी की जो मेकिंग चालू हो गई है, तो सबसे पहले जो रवा ले लिया जाता है जिसको सूजी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मिक्सचर में ये जो ग्राइंड होगा, मैं चलूं? हाँ सर, आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, तो अभी कुछ लोग कम जुड़े हैं। अभी तो 36 ही जुड़े हैं सर। हाँ, जुड़ने दीजिएगा सबको। बताइएगा, आवाज मिल रही है? अब आप चालू करते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे। हाँ मिल रही है सर। हाँ, तो आज अपना टॉपिक होगा कंटेनर सर्विस। कॉनकॉर कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में आज आप और हम डिस्कशन करेंगे। कंटेनर सर्विस है क्या, इसके बारे में आपको हमें जानना है।
कंटेनर सर्विस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का एक अद्वितीय उदाहरण है, क्योंकि यह जल, थल तथा रेल यातायात तीनों पर संचालित होती है। कंटेनर एक प्रकार के बड़े बॉक्स होते हैं जिन्हें क्रेन की सहायता से लोड और अनलोड किया जाता है। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड ने कंटेनर सेवा के आयात निर्यात को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कॉनकॉर की स्थापना 1988 में की। जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। कंटेनर सेवा का जो मुख्य पर्पज है वह है डोर टू डोर सेवा प्रदान करना एवं हाई रेटेड माल को रेलवे की तरफ आकर्षित करना। कंटेनर सेवा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का एक अद्वितीय उदाहरण है, क्योंकि यह जल, थल और रेल तीनों पर संचालित होती है। कंटेनर एक प्रकार के बड़े बॉक्स होते हैं जिन्हें क्रेन की सहायता से लोड और अनलोड किया जाता है। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड ने कंटेनर सेवा के आयात निर्यात को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कॉनकॉर की स्थापना 1988 में की, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। कंटेनर सेवा का मुख्य उद्देश्य डोर टू डोर सेवा प्रदान करना एवं हाई रेटेड माल को रेलवे की तरफ आकर्षित करना है। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए पार्टी के घर तक माल पहुंचाने की शुरुआत 1966 में की गई। इसी योजना के अंतर्गत विशेष रूप से डिजाइन किए गए फ्लैट डिब्बे 5 टन वजन ढोए जाने की क्षमता वाले घरेलू कंटेनर चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के बीच चलाए जाते हैं। एक फ्लैट वैगन में ऐसे 6 कंटेनर को लोड किया जा सकता है, जो व्यापारियों के लिए विशेष सहयोग प्रदान करते हैं। इन कंटेनरों को कंसाइनर के परिसर से लोड किया जाता है और इन्हें कंसाइनर के द्वारा स्वयं ताला लगाया जाता है। एक फ्लैट वैगन में 6 कंटेनर को लोड किया जाएगा। इन कंटेनर को कंसाइनर के परिसर से ही लोड किया जाएगा और कंसाइनर के द्वारा स्वयं इन्हें ताला लगाया जाएगा। उसी समय कॉमर्शियल क्लर्क के द्वारा रेलवे रसीद को जारी कर दिया जाएगा। कंटेनर को साइडिंग से कंटेनर टर्मिनल तक ट्रकों पर लोड किया जाता है और क्रेन की सहायता से इन्हें रेलवे के फ्लैट डिब्बों पर लोड कर दिया जाता है। कंटेनर को गारंटेड परिवहन समय वाली स्पीड लिंक एक्सप्रेस गाड़ी से गंतव्य स्टेशन भेजा जाए। गंतव्य स्टेशन से ट्रकों पर इन्हें दोबारा से लोड किया जाएगा और कंसाइनी के गोदाम तक पहुंचाया जाएगा। उसी समय कंटेनर का ताला खोलकर पार्टी को उसके माल की डिलीवरी दे दी जाएगी। प्रत्येक कंटेनर में अलग अलग ताले लगे होते हैं जो पूर्णतः सुरक्षित होते हैं, जिससे कि कंटेनर में चोरी होने की भी संभावना नहीं होती। इससे पैकिंग का भी खर्चा बहुत कम आता है। कंटेनर सेवा का मैनेजमेंट इस समय कॉनकॉर के द्वारा किया जाता है। इस समय जो कंटेनर सेवा का जो मैनेजमेंट है वो कॉनकॉर के द्वारा किया जा रहा है। कॉनकॉर के द्वारा जो कंटेनर सेवा का संचालन है वो 2 प्रकार से किया जाता है, डोमेस्टिक कंटेनर सर्विस और आईएसओ कंटेनर सर्विस। आईएसओ कंटेनर सर्विस को एग्जिम सर्विस के नाम से भी जानते हैं। तो जो कॉनकॉर के द्वारा जो कंटेनर की जो सेवा संचालित की जा रही है वो 2 प्रकार से है, डोमेस्टिक कंटेनर सर्विस और आईएसओ कंटेनर सर्विस। नंबर 1 आईएसओ कंटेनर सर्विस। आईएसओ ये डोमेस्टिक कंटेनर सर्विस। डोमेस्टिक जो
सर्विस है वो देश के अंदर चलाई जाती है। इसके लिए CFS स्थापित किए गए हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्थापित किए गए, और यह जो सेवा है TEU के द्वारा संचालित होती है, 20 एक्वालेंट यूनिट के द्वारा संचालित की जाती है। इसके द्वारा रेलवे को निर्धारित दर से हौले चार्ज का भुगतान किया जाता है। कंटेनर के कुल यातायात का 20% हिस्सा डोमेस्टिक सर्विस से है। डोमेस्टिक कंटेनर सर्विस को देश के अंदर चलाया जाता है। इसके लिए CFS कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यह सेवा TEU के द्वारा संचालित होती है। इसके द्वारा रेलवे को निर्धारित दर से हौले चार्ज का भुगतान किया जाता है। कंटेनर के कुल यातायात का 20% हिस्सा डोमेस्टिक सर्विस से है। नंबर 2, ISO कंटेनर सर्विस। ISO कंटेनर सर्विस प्रारंभ में रेलवे के द्वारा संचालित की जाती थी, परंतु वर्तमान में इसका संचालन कॉनकोर के द्वारा किया जाता है। इसके लिए ICD स्थापित किए गए हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो। इसके द्वारा ICD से पोर्ट और पोर्ट से ICD तक सेवा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा रेलवे को निर्धारित दर से हौले चार्ज का भुगतान किया जाता है। कॉनकोर के कुल यातायात का 80% हिस्सा ISO कंटेनर सर्विस यानी कि एग्जिम सर्विस से है। ISO कंटेनर सर्विस, जिसको एग्जिम सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, ISO कंटेनर सर्विस प्रारंभ में रेलवे के द्वारा संचालित की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में जो इसका संचालन है वो कॉनकोर के द्वारा किया जाता है। इसके लिए ICD स्थापित किए गए हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो। इसके द्वारा ICD से पोर्ट और पोर्ट से ICD तक सेवा प्रदान की जाती है। कॉनकोर के द्वारा रेलवे को निर्धारित दर से हौले चार्ज का भुगतान किया जाता है। कॉनकोर के कुल ट्रैफिक का 80% हिस्सा इस एग्जिम सर्विस से है। ISO कंटेनर दो प्रकार के होते हैं, TEU और FEU। ISO कंटेनर दो प्रकार के होते हैं, TEU और FEU। TEU 20 एक्वालेंट यूनिट, जिसकी माप होगी 20 × 8 × 8.5 फीट और वहन क्षमता होगी 21.5 टन। नंबर 2, FEU 40 एक्वालेंट यूनिट। इसकी माप भी वही होगी 20 × 8 × 8.5 फीट, परंतु इसकी वहन क्षमता होगी 23 टन। ISO कंटेनर दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 TEU और नंबर 2 FEU। TEU 20 एक्वालेंट यूनिट, जिसकी माप होती है 20 × 8 × 8.5 फीट, वहन क्षमता होगी 21.5 टन। FEU 40 एक्वालेंट यूनिट, जिसकी माप सेम होगी 20 × 8 × 8.5 फीट, परंतु वहन क्षमता होगी 23 टन। इन सेवाओं के अलावा रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर के द्वारा भी यह सेवा प्रारंभ की गई है। इसके लिए CRT स्थापित किए गए हैं। CRT कंटेनर रेल टर्मिनल स्थापित किए गए और कंटेनर सेवा को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हब एंड स्पोक सिस्टम भी लागू किया गया है। अब कंटेनर सर्विस के लाभ क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। कंटेनर सर्विस के लाभ देखिएगा, कंटेनर माल लोड करने से क्या क्या हमें फायदे हैं। कंटेनर में माल लोड किए जाने से PLM पैकिंग, लेबलिंग, मार्किंग जैसी औपचारिकता पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पार्टी को कंटेनर में माल लोड करने से परसेंटेज चार्ज का भुगतान भी नहीं करना होता। गंतव्य स्टेशन पर माल सुरक्षित एवं शीघ्र पहुंचने की पूरा गारंटी होती है।
कंटेनर के प्रयोग से रास्ते में माल की चोरी की भी संभावना नहीं होती। माल में टूट फूट की भी इससे संभावना नहीं होती है। कंटेनर डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। कंटेनर में माल पार्टी के गोदाम से लोड किया जाता है और गंतव्य स्टेशन पर पार्टी को उसके गोदाम पर ही माल की डिलीवरी दी जाती है। अतः व्यापारी को माल को स्टेशन लाने एवं स्टेशन से माल ले जाने का खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह आयात निर्यात की दृष्टि से एक उपयुक्त सेवा है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही है। यह विदेश व्यापार नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। इससे आवाज बहुत ट्रैकिंग स्लो आ रही है सर। ये विदेश व्यापार नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। ट्रैकिंग में भी इससे आसानी होती है। यातायात के अन्य साधनों का सहयोग भी इसमें प्राप्त होता है। उच्च स्तर के इसमें भंडारण की भी सुविधा है। मूविंग क्रेनों के द्वारा इसकी हैंडलिंग आसानी से होती है, जिससे कि समय की भी बचत होती है। शीघ्र यदि परिवहन होगा तो माल में हानि की भी संभावना नहीं होगी और कंटेनर से माल सुरक्षित पहुंचने से ग्राहक संतुष्ट होता है। और जब गंतव्य स्टेशन पर माल शीघ्र एवं सुरक्षित पहुंचेगा तो रेलवे पर दावे भी कम होंगे। तो ये है इसके प्रॉफिट। अब देखिएगा इससे नुकसान भी है। यदि प्रॉफिट है तो कंटेनर से लॉस भी होगा। अब लॉस देखिएगा हमें क्या क्या है इससे। ये जो कंटेनर सर्विस है ये छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त नहीं। कंटेनर सर्विस छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। कंटेनर की लोडिंग अनलोडिंग के लिए सड़क परिवहन की आवश्यकता। कंटेनर की लोडिंग अनलोडिंग के लिए सड़क परिवहन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कंटेनर रोड से भी चलेगा और बाई ट्रेन भी चलेगा। कंटेनर में माल लोड किए जाने से प्रतिबंधित वस्तुओं को छुपाकर ले जाने की संभावना रहती है। कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित वस्तु को इसमें छुपा कर ले जा सकता है, क्योंकि इसमें जो माल लोड होगा वो पार्टी के गोदाम से होगा और पार्टी के गोदाम पर ही इसकी डिलीवरी होगी। कंटेनर में उन वस्तुओं को भी छुपा कर ले जाने की संभावना बनी रहती है जिन पर कस्टम ड्यूटी अधिक लगती हो। कंटेनर सर्विस जानवरों और नाशवान वस्तुओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये जब कंटेनर क्लोज होगा और जब इसे बंद कर दिया जाएगा तो जानवर और नाशवान वस्तुओं के लिए ये ठीक नहीं होगा। तो ये इससे हानियां हैं। यदि प्रॉफिट था तो लॉस भी है। कंटेनर सेवा से संबंधित रेलवे की क्या नीतियां हैं, कौन कौन सी योजना है रेलवे की। तो रेलवे की जो नीतियां हैं कंटेनर सेवा से संबंधित, वो देखिए पीसीओ प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर, सीएफएस के बारे में अभी डोमेस्टिक सेवा में पढ़ा हमने सर्विस में। कंटेनर फ्रेट स्टेशन, आईएसओ कंटेनर सर्विस में पढ़ा हमने सीआईसीडी कंटेनर इनलैंड कंटेनर डिपो, सीटीओ कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, सीआरटी कंटेनर रेल टर्मिनल और हब एंड स्पॉक सिस्टम। तो ये रेलवे की नीतियां हैं कंटेनर से संबंधित। कंटेनर को चार्ज करने की दरें क्या है। हॉलेज चार्ज और कंटेनर क्लास रेट, इस पर कंटेनर को चार्ज किया जाएगा। कंटेनर को चार्ज करने की जो दर है वो है हॉलेज चार्ज और कंटेनर क्लास रेट। अब हमें यहाँ थोड़ा डिटेल में कंटेनर रेल टर्मिनल के बारे में जानना है। कंटेनर सीआरटी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है। अब सीआरटी की शर्तें क्या है, पहला तो हमें यही देखना है कि सीआरटी की जो शर्तें होंगी वो क्या होंगी। सीआरटी में पारंपरिक गाड़ियों को कंटेनर गाड़ियों की तुलना में प्राथमिकता। सीआरटी में है पारंपरिक गाड़ियों को कंटेनर गाड़ियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।
किसी भी सीआरटी में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑपरेटर को सुविधा दी जाएगी। किसी भी सीआरटी में ऑपरेटर को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। एक समय में एक ही ऑपरेटर को सीआरटी में जगह के उपयोग की अनुमति होगी। किसी भी सीआरटी में भंडारण की सुविधा नहीं होगी। सीआरटी 24 घंटे कार्यरत होंगे। लोडिंग अनलोडिंग के समय सीआरटी में माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी। सीआरटी में जहां राउंड द क्लॉक वर्किंग कार्य होता है, वहां रात 22 बजे से सुबह 6 बजे तक के जो फ्री टाइम बनेगा उसको 50% ही माना जाएगा। तो ये सीआरटी की शर्त है। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि सीआरटी जो कंटेनर रेल टर्मिनल है उसकी शर्तें क्या है। यानी सीआरटी में पारंपरिक गाड़ियों को कंटेनर गाड़ियों की तुलना में प्राथमिकता देंगे। किसी भी सीआरटी में ऑपरेटर को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सेवा प्रदान की जाएगी। किसी भी सीआरटी में एक समय में एक ही ऑपरेटर को जगह के उपयोग की अनुमति होगी। किसी भी सीआरटी में भंडारण की सुविधा नहीं होगी। सीआरटी 24 घंटे कार्यरत होंगे। जिन सीआरटी पर 24 घंटे कार्य होता है यानी कि राउंड द क्लॉक वर्किंग होती है, उन सीआरटी में 22 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो फ्री टाइम होगा उसे 50% ही माना जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग के समय सीआरटी में माल की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी वो ऑपरेटर की होगी। सीआरटी में कौन कौन से चार्जेज वसूल किए जाएंगे। सीआरटी में वसूल किए जाने वाले चार्जों के बारे में हमने जाना है। तो सीआरटी में कौन कौन से चार्ज वसूल किए जाएंगे। टर्मिनल एक्सेस चार्ज जिसे टीएसी कहते हैं। टर्मिनल एक्सेस चार्ज प्रति टर्मिनल 1,60,000 रुपए की दर से लिया जाएगा। सीआरटी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में यह दर लागू होगी, परंतु ग्रुप थर्ड के सीआरटी में उपरोक्त दर का 50% ही टीएसी लिया जाएगा। यह ध्यान रखना। टर्मिनल एक्सचेंज चार्ज का जो रेट होगा वो होगा प्रति टर्मिनल 1,60,000 रुपए। सीआरटी ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के लिए तो यह दर सेम लागू होगी, परंतु ग्रुप थर्ड का यदि सीआरटी है तो उपरोक्त दर का टीएसी 50% ही लिया जाएगा। टीएसी टर्मिनल एक्सचेंज चार्ज रेलवे रसीद जारी करते समय लिया जाएगा। सीआरटी में लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो फ्री टाइम दिया जाएगा वो 9 घंटे। सीआरटी में लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो फ्री टाइम की अनुमति होगी वो 9 घंटे होगी। डिटेंशन चार्ज 150 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटे की दर से लिया जाएगा, परंतु रेक को यदि फ्री टाइम के बाद यदि रोका जाए तो वैगनों की वास्तविक संख्या पर हम ध्यान नहीं देंगे। कम से कम 45 बीएलसी वैगनों का डिटेंशन चार्ज अवश्य लिया जाएगा। ये बाउंड वैगन जो डिटेंशन चार्ज है वो 150 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटे की दर से लेंगे, परंतु यदि वैगन को या रेक को फ्री टाइम के बाद यदि रोका जाता है, वैगनों की एक्चुअल संख्या कितनी है
ये हमें काउंट नहीं करना है। कम से कम 45 BLC वैगनों का डिटेंशन चार्ज अवश्य लेंगे। परंतु जोनल रेलवे के PCCM या PCOM को यह अधिकार है कि वो उच्च डिटेंशन चार्ज लगा सकते हैं जो 6 गुने तक होंगे। डिटेंशन चार्ज जोनल रेलवे के PCCM या PCOM को यह अधिकार है कि वह इसे 6 गुने तक लगा सकते हैं। ग्राउंड यूजेज चार्ज, ग्राउंड यूजेज चार्ज अर्थात वारफेज चार्ज के समान नियम लागू होंगे जो हमारे नॉर्मल माल गोदाम पर होता है, परंतु ग्राउंड यूजेज चार्ज भी कम से कम 45 BLC वैगन का अवश्य लिया जाएगा। अब वारफेज चार्ज जो लिया जाएगा, ग्राउंड यूजेज चार्ज, उसको चार्ज करने के लिए हमने स्टेशनों को 3 कैटेगरी में बांटा है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। अब इनमें फ्री टाइम क्या होगा? ग्रुप फर्स्ट जो CRT होगा उसमें फ्री टाइम 12 घंटे होगा। ग्रुप सेकंड जो CRT है उसमें फ्री टाइम 15 घंटे होगा। ग्रुप थर्ड जो CRT है उसमें फ्री टाइम 72 घंटे होगा। चार्जेबल रेट ग्रुप फर्स्ट में 150 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटे की दर से लेंगे। ग्रुप सेकंड में 120 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटे की दर से लेंगे। ग्रुप थर्ड जी मैंने क्या पर आप पढ़ जाती है बेटा, सावधान हो जाओ, प्यार से कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। हेलो मारे मातारी बेटा भाई, भाई माइक म्यूट कर ले। आ रही आवाज? आ रही है सर, आ रही है। अभी हम बात कर रहे थे इसकी ग्राउंड यूजेज चार्ज। ग्राउंड यूजेज चार्ज अर्थात वारफेज चार्ज, और वारफेज चार्ज जो हम लेंगे वो उसके नॉर्मल रूल लागू होंगे जो हमारी जनरली माल गोदाम में होते हैं, परंतु यहाँ बाउंड है कि जो ग्राउंड यूजेज चार्ज जो हम लेंगे वो कम से कम 45 BLC वैगन का अवश्य लेंगे। तो हमने वारफेज चार्ज को चार्ज करने के लिए स्टेशनों को 3 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। उसी तरीके से यहाँ भी हमें CRT को बांटना है, पर कंटेनर रेल टर्मिनल को ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो ग्रुप फर्स्ट CRT है उसमें जो हमारा फ्री टाइम है वो 12 घंटे है। ग्रुप सेकंड जो CRT है फ्री टाइम 15 घंटे होगा। ग्रुप थर्ड जो CRT है उसमें फ्री टाइम 72 घंटे होगा। चार्जेबल रेट ग्रुप फर्स्ट में 150 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटे की दर से लेंगे। ग्रुप सेकंड जो CRT है उसमें चार्जेबल रेट होगा 120 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटा। ग्रुप थर्ड जो CRT है उसमें चार्जेबल रेट होगा 75 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटे की दर से। CRT में अग्रिम स्टैकिंग 24 घंटे के लिए निःशुल्क होगी, ये ध्यान रखने वाली बात। 24 घंटे निःशुल्क रेल प्रशासन के द्वारा अग्रिम स्टैकिंग के लिए दिए जाएंगे, परंतु ग्रुप थर्ड यदि CRT है तो सीनियर DCM के द्वारा सीनियर DOM के परामर्श से 72 घंटे तक अग्रिम स्टैकिंग की अनुमति दी जा सकती है। जनरली जो CRT में जो अग्रिम स्टैकिंग की जो अनुमति है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 24 घंटे के लिए होगी, परंतु ग्रुप थर्ड जो CRT है इसमें सीनियर DCM के द्वारा सीनियर DOM के परामर्श से 72 घंटे तक अग्रिम स्टैकिंग की अनुमति दी जा सकती है। यदि 72 घंटे से अधिक की अनुमति ग्रुप थर्ड CRT में दी जानी हो तो PFA प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर के परामर्श से PCCM या
पीसीओएम के द्वारा दी जा सकती है। सर ये स्केटिंग क्या होती है? स्टैकिंग जो भंडारण है, अग्रिम स्टैकिंग स्टैकिंग है भंडारण। आप जब माल लोड करोगे तो आपको टाइम चाहिए कि आप 24 घंटे में माल स्टॉक कर दोगे, कि 48 में करोगे, 50 घंटे में करोगे। तो 24 घंटे आपको माल रखने के लिए कि आपको गाड़ी लोड करनी, 24 घंटे तो रेलवे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, कोई पैसा चार्ज नहीं करेगी। परंतु यहाँ रेलवे ने जो ग्रुप थर्ड सीआरटी है उसमें ये बाउंड लगाया है कि सीनियर डीसीएम के द्वारा यदि सीनियर डीओएम से सलाह ली जाए के परामर्श से 72 घंटे तक अग्रिम भंडारण की वो अनुमति दे सकते हैं। और यदि 72 घंटे से अधिक की अनुमति दी जाए तो पीएफए प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर जो होंगे उनके परामर्श से पीसीसीएम या पीसीओएम के द्वारा अनुमति दी जाएगी। सीआरटी में जो डेवलपमेंट चार्ज होगा, डेवलपमेंट चार्ज हॉलेज चार्ज पर 5% लिया जाए। अब सीआरटी को अधिसूचित करने की प्रक्रिया क्या है? सीआरटी किस प्रकार से अधिसूचित की जाती है? देखिए, सीआरटी को जब अधिसूचित किया जाएगा तो पीसीसीएम के द्वारा प्रस्ताव को तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव तैयार करते समय पीसीओएम तथा पीएफए की सलाह से जीएम का व्यक्तिगत अनुमोदन इसके लिए लेना। सीआरटी को अधिसूचित करने के लिए पीसीसीएम के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। पीसीओएम तथा पीएफए से सलाह लेकर जीएम का व्यक्तिगत अनुमोदन लिया जाए। परंतु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस माल गोदाम की वर्तमान इनकमिंग तथा आउटगोइंग यातायात इससे प्रभावित नहीं हो। यह है हमारा सीआरटी। अब हमें इसमें एक पॉइंट और है, हब एंड स्पोक सिस्टम। हब एंड स्पोक सिस्टम के बारे में जानना है। यानी पार्टी जो ऑपरेटर है वो कंटेनर को ले जाने के लिए कुछ क्षेत्रों में हब एंड स्पोक सिस्टम को अपना सकती है। कंटेनर को ले जाने के लिए कुछ क्षेत्रों में ऑपरेटर हब एंड स्पोक सिस्टम को अपना सकता है। इसके संबंध में हॉलेज चार्ज की गणना करने के लिए तथा डॉक्यूमेंटेशन का जो तरीका है वो देखिए इस प्रकार से होगा। हब कंटेनर लोडिंग का डिपो होगा। हब कंटेनर लोडिंग का डिपो होगा जिसका उपयोग ऑपरेटर के द्वारा ट्रैफिक को इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए ऑपरेटर के द्वारा रेलवे को उन स्टेशनों के बारे में बताना होगा जिनके बीच यह सेव सुविधा लागू की जाएगी। ऑपरेटिंग सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाएगी और रेल प्रशासन को भी इस बारे में सूचना दे दी जाएगी। जब तक रेलवे बोर्ड के द्वारा हब को नोटिफाइड नहीं कर दिया जाए तब तक ऑपरेटर को इसका कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑरिजिनेटिंग पॉइंट पर रेलवे रसीद पर स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि कंटेनर को सीधा भेजा जाएगा या किसी हब के वाया भेजा जाना है। ऑरिजिनेटिंग पॉइंट से गंतव्य स्टेशन तक का हॉलेज चार्ज पूरी दूरी के लिए लिया जाएगा। यदि कोई लोड खाली हो या भरा हुआ, यदि कोई कंटेनर खाली हो या भरा हुआ, यदि किसी हब के वाया से जाता है या ट्रांसशिपमेंट होता है तो जीरो अमाउंट की एक दूसरी रेलवे रसीद जारी होगी जो हब से गंतव्य स्टेशन तक की होगी। इस
रेलवे रसीद पर पुरानी रेलवे रसीद का भी रिमार्क लिख दिया जाएगा। हौले चार्ज के लिए रेलवे रसीद, आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो, पोर्ट या रेलवे टर्मिनल पर जो नियुक्त रेलवे कर्मचारी होगा उसके द्वारा ये बनाई जाएगी। हब एंड स्पोक सिस्टम में कंटेनर के मूवमेंट के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। अब वो कौन सी बातें हैं जो हमें हब एंड स्पोक सिस्टम के कंटेनर मूवमेंट पर ध्यान देनी है? देखिए, फर्स्ट है परिचालन सुविधा। परिचालन सुविधा, हब के बीच की दूरी 750 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हब तथा सीएसआर अरे ना अपने सामने कहने दिया कहा नहीं आया इधर इधर और मेरे पास थे मैंने कहा ये दे अरे सर यहाँ पे नहीं और कहाँ दे नहीं पूछ ही दिया हमें। ये सब यहाँ के पूछ रहे हैं आपसे पहले एक बात डिस्कनेक्ट होके और ये बात है। नेट दे चालू तो है सर, बात करो आप, हेलो करो जी। हेलो, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी सर, सही आ रही है ना? सही क्या आ हुआ? रही है सही, ठीक है, ठीक सही आ रही है। ठीक ठीक। जिसको नहीं आ रही हो सके कोहरा की वजह से नहीं आ रही हो, आपकी तरफ ज्यादा कोहरा पड़ रहा है। नहीं बीच में चले गई थी, अब दोबारा से आई है जस्ट अभी ठीक है भाई, 1 ठीक मिनट है। हुई है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लो आ गई। ओके सर, नमस्ते। कनेक्टिविटी बात नहीं थी। लगा हाँ ये आपको लगा ले परेशान नहीं हो तो हाँ, मिल रही है आवाज? मिलिए सर, मिलिए आ रही है। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था इस चक्कर में। तो देखिए, हब एंड स्पोक सिस्टम पे थे हम, दोबारा से देख लीजिएगा इसे। कंटेनर को ले जाने के लिए ऑपरेटर कुछ क्षेत्रों में हब एंड स्पोक सिस्टम को अपना सकता है। इस संबंध में हौले चार्ज की गणना करने तथा डॉक्यूमेंटेशन का जो तरीका है वो इस प्रकार होगा। हब कंटेनर लोडिंग का डिपो होगा जिसका उपयोग ऑपरेटर के द्वारा ट्रैफिक को इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए ऑपरेटर के द्वारा रेलवे को भी इस बारे में बताना होगा कि किन स्टेशनों के बीच इस सुविधा को लागू किया जाएगा। ऑपरेटिंग सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड के द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाएगी। रेल प्रशासन को भी इस बारे में बता दिया जाएगा।
परंतु जब तक रेलवे बोर्ड के द्वारा हब को नोटिफाइड नहीं कर दिया जाए, पार्टी को इसका कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑरिजिनेटिंग पॉइंट पर जब रेलवे रसीद जारी होगी तो उस पर स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि कंटेनर को सीधा भेजा जाना है या किसी हब के वाया भेजा जाना है। ऑरिजिनेटिंग पॉइंट से गंतव्य स्टेशन तक का हॉलेज चार्ज पूरी दूरी के लिए लिया जाएगा। यदि कोई लोड हुआ कंटेनर या खाली कंटेनर किसी हब के वाया जाए या उसका ट्रांसशिपमेंट हो तो जीरो अमाउंट की एक रेलवे रसीद जारी होगी। जीरो अमाउंट की जो रेलवे रसीद जारी होगी वो हब से गंतव्य स्टेशन तक के लिए होगी। इस रेलवे रसीद पर पुरानी रेलवे रसीद का भी रिमार्क लिखा जाएगा। हॉलेज चार्ज के लिए रेलवे रसीद आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो, पोर्ट या रेलवे टर्मिनल पर नियुक्त जो रेलवे कर्मचारी होंगे उनके द्वारा इसे बनाया जाएगा। हब एंड स्पोक सिस्टम में कंटेनर के मूवमेंट के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना है? देखिए, सबसे पहला है परिचालन सुविधा। हब के बीच की दूरी 750 किलोमीटर से कम नहीं हो। हब एवं इसके स्पोक के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से कम नहीं हो। पीसीसीएम, पीसीओएम तथा पीएफए के द्वारा इस दूरी को रिलैक्स किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर। इसकी सूचना रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टरेट को भी दी जाएगी। सीआरटी मालगोदाम में तथा औद्योगिक साइडिंग को हब के लिए नोटिफाई नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखें। सीआरटी मालगोदाम तथा औद्योगिक जो साइडिंग होगी उसे हब के लिए नोटिफाई नहीं किया जाएगा। सीआरटी से लिखित में अंडरटेकिंग ली जाएगी कि कंटेनर यदि हब के थ्रू जाए तो कंटेनर में कोई अनलोडिंग लोडिंग नहीं होगी। यदि ऐसा ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है तो इसे एग्रीमेंट के खिलाफ माना जाएगा। फॉरवर्डिंग नोट भरते समय पार्टी को भी यह सूचना देनी होगी कि किस हब के माध्यम से कंटेनर को भेजा जाएगा। जिस हब के वाया कंटेनर की बुकिंग की जाएगी उसे बाद में बदला नहीं जाएगा। ये पार्टी को फॉरवर्डिंग नोट पर लिख के देना कि मुझे कंटेनर इस रास्ते से ले जाना है, और जिस हब के वाया से कंटेनर को बुक किया जाएगा एक बार बुकिंग होने के बाद इसे चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा हब एंड स्पोक सिस्टम। अब देखिएगा, अब ये जो पॉइंट था आपका ये समाप्त हो गया है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो जनरली बताना चाह रहा हूँ। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हमसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, सबसे पहला तो ये है कि जो कंटेनर की जो सर्विस है वो कितने प्रकार से संचालित होती है। कंटेनर जो सर्विस है वो कौन के द्वारा कितने प्रकार की संचालित होती है? हमारी दो प्रकार की है, आईएसओ कंटेनर सर्विस और डोमेस्टिक कंटेनर्स। पहला पॉइंट यही है कि जो कौन के द्वारा जो कंटेनर सर्विस चलाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है? दो है, डोमेस्टिक कंटेनर सर्विस और आईएसओ कंटेनर सर्विस। यदि पूछा जाए कि आईएसओ कंटेनर कितने प्रकार के होते हैं तो आईएसओ कंटेनर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, टीईयू और एफईयू। 20 एक्वालेंट यूनिट और 40 एक्वालेंट यूनिट। इनके नाम से ही पता लग रहा है कि टी यानी 20 और एफ यानी कि 40। तो दोनों का माप है, माप सेम है। यदि माप के बारे में पूछता है तो 20 इंटू 8 इंटू 8.5 दोनों का सेम है, परंतु जो वहन क्षमता है वो टीईयू की जो वहन क्षमता होगी वो 21.5 टन होगी और एफईओ की जो वहन क्षमता है वो 23 टन होगी।
अब जो जनरली एग्जाम के उससे है वो हमें अब सीआरटी में देखना है, और जो एग्जाम में कुछ भी पूछा जाना है वो सीआरटी में कौन कौन से चार्ज वसूल किए जाने हैं इसके बारे में हमें डिटेल से जानना है। आगे केवल मोटी सी दो बातें हैं कि कौन कौन के द्वारा जो कंटेनर सर्विस है कितने प्रकार से संचालित होती है। दो प्रकार से, डोमेस्टिक कंटेनर सर्विस और आईएसओ कंटेनर सर्विस। यदि पूछे कि आईएसओ कंटेनर के कितने प्रकार के हैं तो दो प्रकार के हैं, टीईयू यानी 20 और एफईयू यानी 40। अब सीआरटी में कौन कौन से चार्ज हमसे वसूल किए जाते हैं इसके बारे में जानना है। पीएसी टर्मिनल एक्सेस चार्ज, और ये आपका जो लास्ट वाला जो एओम का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन था कि ग्रुप थर्ड सीआरटी में टीएसी कितना परसेंट लिया जाता है। तो यहाँ जो टीएसी है उसका रेट है प्रति रेक प्रति टर्मिनल 1,60,000 रुपए। ग्रुप फर्स्ट सीआरटी और ग्रुप सेकंड सीआरटी में यही दर लागू होगी, परंतु ग्रुप थर्ड सीआरटी में इस दर का 50% टीएसी लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। जो टीएसी लेंगे वो हम आरआर जारी करते समय लेंगे। दूसरा है सीआरटी में फ्री टाइम क्या है। फ्री टाइम सेम है, लोडिंग हो या अनलोडिंग दोनों 9 घंटे है। डिटेंशन चार्ज, इसे थोड़ा डीपली याद रखना है कि जो डिटेंशन चार्ज है उसका रेट है 150 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटा। परंतु यदि रेक को फ्री टाइम के बाद यदि रोका जाए तो जो डिटेंशन चार्ज लेंगे वहां हमें एक्चुअल वैगनों की संख्या कितनी है इस पर ध्यान नहीं देंगे। कम से कम 45 बीएलसी वैगन का अवश्य लेंगे। और जोनल रेलवे के पीसीसीएम तथा पीसीओएम को यह अधिकार है कि उच्च डिटेंशन चार्ज लगा सकते हैं जो अधिकतम 6 गुने तक होंगे। जैसे कि हमारा पैनल रेट लगते हैं डेमरेज और वारफेज में, उन्हें 6 गुने तक जो लगाने का अधिकार है डीआरएम और पीसीसीएम को है। नॉर्मली जो हमारा जनरल डेमरेज चार्ज और वारफेज चार्ज है उसमें जो 6 गुने तक दर लगाने का अधिकार है वो डीआरएम और पीसीसीएम के पास। परंतु यहाँ सीआरटी में जो रिटेंशन चार्ज है उसे 6 गुने तक लगाने का जो अधिकार है पीसीसीएम और पीसीओएम को है। ग्राउंड यूजेज चार्ज अर्थात हमारा वारफेज चार्ज, वारफेज चार्ज के जनरल रूल है। वारफेज चार्ज को हमने चार्ज करने के लिए स्टेशनों को 3 कैटेगरी में बांटा है। तो यहाँ भी हमने सीआरटी को 3 ग्रुप में बांट दिया है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। फ्री टाइम वही हमारा सेम वारफेज वाला है, ग्रुप फर्स्ट में 12 घंटे, ग्रुप सेकंड में 15 घंटे, ग्रुप थर्ड में 72 घंटे फ्री टाइम। चार्जेबल वही रेट सेम है, ग्रुप फर्स्ट में 150 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटा, ग्रुप सेकंड में 120 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटा, ग्रुप थर्ड में 75 रुपए प्रति वैगन प्रति घंटे की दर। सीआरटी में अग्रिम स्टैकिंग के लिए 24 घंटे फ्री होंगे, परंतु यहाँ अब आपको नोट ध्यान रखना है इसे, 24 घंटे निःशुल्क होंगे अग्रिम स्टैकिंग के लिए। परंतु ग्रुप थर्ड के मामले में सीनियर डीसीएम के द्वारा सीनियर डीओएम के परामर्श से 72 घंटे तक अग्रिम स्टैकिंग की अनुमति दी जा सकती है। 72 घंटे तक जो परमिट करेंगे सीनियर डीसीएम सीनियर डीओएम की सलाह से। और यदि 72 घंटे से अधिक की अनुमति ग्रुप सीआरटी में दी जानी हो तो पीएफए की सलाह से पीसीसीएम या पीसीओएम दे सकते हैं। डेवलपमेंट चार्ज, हॉलेज चार्ज पर 5% लेंगे। जो मेन पॉइंट है एग्जाम से कनेक्टेड यही है आपके। और बताइए।
कमर्शियल से मैटर जो है ये कमर्शियल से रिलेटेड है सर कि ये अपना जी 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 ट्रैफिक से जी रिलेटेड है? ये कॉमर्शियल से है। कमर्शियल तो से ये रिलेटेड। ग्रुप थर्ड में पहले 30 घंटे था, अब 72 हो गया क्या? जी 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 अब 72 घंटे हो गया है। 2022 का सर्कुलर है, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। हाँ, अब 72 घंटे कर दिया है। रेट सेम वही है जो हमारा जनरल वारफेज है। वारफेज चार्ज वाला ही ग्रुप है। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, फ्री टाइम वही 12, 15, 72। चार्जेबल वही 150, 120 और 75, सेम वही है। जो आप ये समझिए कि अगर पिछले 3 एग्जाम से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो जो ये है सीआरटी में चार्ज कौन कौन से वसूल किए जाते हैं, इसी जो टॉपिक है ये 8-10 जो पॉइंट है, केवल इन्हीं के इर्द गिर्द वो आपसे पूछता है। अभी साउथ ईस्टर्न का एग्जाम था तो उसमें पूछा था कि ग्रुप थर्ड सीआरटी में जो टीएसी होगा वो कितने रुपए वसूल किया जाएगा। तो आंसर आना था 80,000 रुपए, क्योंकि यहाँ जो हमारा रेट है टीएससी का वो 1,60,000 रुपए है। और ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में ये रेट सेम रहेगी, परंतु ग्रुप थर्ड के मामले में हम इस टीएससी का 50% लेंगे, वो 80,000 रुपए होगी। फ्री टाइम हमारा जो लोडिंग अनलोडिंग का है सेम है, 9 घंटे। चलो तो ठीक है फिर है। अरे पीडीएफ डाल देना सर। ठीक है साहब। ओके ओके ओके। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।